Please subscribe the channel and press bell icon for notification. स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। हमारे साथ जुड़ रही हैं खास मेहमान, देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड की MD रेणु सूद करनाल। रेणु जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पे, और आपको और आपकी पूरी टीम को CNBC आवाज की ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। थैंक यू सो मच। और मेरी सारी टीम से आपकी सारी टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये प्रेयर कि अगला साल जो आज शुरू हुआ है हमारे लिए, आज फर्स्ट वर्किंग डे है, पिछले साल से बेहतर हो, हम लोग सेफ रहे और सब लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी फिर से जीने लगे। काफी लोग इस दौरान ये कह रहे हैं कि सरकार ने जितनी मदद करनी चाहिए थी इकोनॉमी की, बिजनेस की, वो शायद नहीं की। ये शिकायत काफ़ी लोग करते रहे कि देखिए अमेरिका में कितनी मदद हो रही है, यूरोप में कितनी मदद हो रही है। लेकिन अब आप नए साल की शुरुआत में देखिए, गाड़ियां ज़बरदस्त बिक रही हैं, घरों की बिक्री कई सालों के बाद होनी शुरू हो गई है, GDP में ज़बरदस्त रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि दरअसल हम बिल्कुल ठीक है, हमने बिल्कुल सही कदम लिए, जो करना था वो किया, और हम अब 2021 में नई तेज़ी के लिए तैयार हैं? प्रदीप, मैं तो ये कहूंगी, देर से आए पर दुरुस्त आए। एट द एंड ऑफ द डे आप देखो, जरूर हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा समय लगा टू गेट देयर एक्ट टुगेदर, और हाँ जरूर अमेरिका वगैरह बाकी कंट्रीज ने मे बी 1-2 महीने में ही सब कुछ अनाउंस करना शुरू कर दिया। पर एक बात कहती हूँ प्रदीप, हाउसिंग सेक्टर में जितनी बेनिफिट्स आई हैं इन लास्ट 8 महीनों में, इट इज अमेजिंग। जो आप देख रहे हैं ना, आप कह रहे हैं घर बिक रहे हैं और लोग आ रहे हैं बाहर, फ्रेश खरीद रहे हैं। ये नहीं कि पुराने लोग हैं जिन्होंने घर जाके देखा होगा, सोचा होगा, थोड़े से पैसे डाले होंगे और अब उनको वो फाइनलाइज कर रहे हैं। नहीं, दीज आर न्यू पीपल कमिंग इन बाइंग न्यू होम्स। आई थिंक हमारे सेक्टर में जो हाउसिंग का सेक्टर है, रियल एस्टेट का सेक्टर है, आई एम श्योर कोई नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ नहीं किया। 2-3 स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्टैंप ड्यूटी कम की, आई थिंक उससे बहुत फर्क पड़ा है। जो स्टैंप ड्यूटी, जैसे आपको लगता है कि 2% से क्या फर्क पड़ता है, पर अगर आप 1 करोड़ का घर खरीद रही हो तो 2% भी बहुत होता है। तो आई थिंक ये सारी चीजें जब इकट्ठी हुई, और या सेंट्रल गवर्नमेंट ने की या स्टेट गवर्नमेंट ने की, है ना, तो फायदा बहुत हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर को। बिल्कुल। तो क्या आप, चूंकि अब राज्य सरकारों के लिए भी वक्त है नए साल की पॉलिसी बनाने का और बजट बनाने का, तो उनसे ये अपेक्षा रखेंगी कि वो भी इस तरह की छूट दें जिन्होंने अभी तक नहीं दी? मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने तो बॉम्बे का एक्सपीरियंस देख के किया। आई रियली होप, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, आई थिंक इट इज रियली अ वेरी सेंसिबल आइडिया। किस तरह से लोगों को एनकरेज किया जाए कि एक तरह से जो भी चीज ह्यूमन साइकी होती है ना, जो भी चीज जिसकी एंड डेट होती है, उसमें लोग जाके और भी जल्दी अपना जो डिसीजन होता है उसको प्रीपोन कर लेते हैं कि भाई जल्दी डिसीजन ले ले। आई थिंक अगर 2-3 स्टेट्स, 4-5 स्टेट्स और ये कर ले, स्पेशली स्टेट्स जहां हाउसिंग की शॉर्टेज ज्यादा है, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां लॉट मोर माइग्रेशन इज हैपनिंग, आई थिंक इट विल गो अ लॉन्ग वे। तो इन सभी चीज़ों ने मदद ज़रूर की है, लेकिन जब मैं आंकड़े देखता हूँ तो मैं अगर HDFC का ही उदाहरण लूँ, आपके पिछले 10-20 साल से हम लोगों को आदत है कि आप 15-20% की ग्रोथ आराम से साल दर साल देखते हैं। अभी रीसेंट क्वार्टर में आपकी जो AUM ग्रोथ है वो 10% पे ही है। यानी इंडस्ट्री ओवरऑल, चूंकि आपका बहुत बड़ा हिस्सा है, मेरे ख्याल में सबका एक्सपीरियंस करीब करीब ऐसा ही है कि अभी भी आपकी ग्रोथ रेट दरअसल आपके ट्रैक रिकॉर्ड से करीब आधी है। क्या होता है प्रदीप, हाउसिंग की एक बात ये होती है, आप हाउसिंग आज बुक करते हैं, आप जरूरी नहीं है उसके लिए पैसा आज लेते हैं। जो भी हमारी फंडिंग क्या है, 25% तो आपको डालना पड़ता है, ठीक है। छोटे लोन्स के लिए आपको थोड़ा कम डालना पड़ता है, बट बाय एंड लार्ज अगर 30 लाख से ज्यादा लोन हो तो आप 30% आपको डालना पड़ता है, आपको 80% लोन मिलता है। तो लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू किया जुलाई में, तब से उन्होंने जाके बुकिंग शुरू की। अभी पहले वो Please subscribe the channel and press bell icon for notification. ना 20 और 25% डालेंगे ना, उसके बाद में वो जाके लोन्स लेना शुरू करेंगे। अभी क्या ज्यादातर सैंक्शन होती है, डिसबर्समेंट तो वैसे भी आपकी कोई भी बिल्डर का प्रोजेक्ट देख लीजिए इंडिया में, 2 से 5 साल तक लगते हैं उनको डिलीवरी में। तो जो डिसबर्समेंट होती है प्रदीप, वो धीरे धीरे होती है। जो पहले महीने थे अपने इस फाइनेंशियल ईयर के, अप्रैल, मई और जून,
वो तो एक तरह से बिल्कुल राइट ऑफ थे। यस नहीं रेणु जी, दरअसल मैं तो आप ही का वो केस सामने रख रहा हूं कि अभी और करने की जरूरत है, जिन सरकारों ने नहीं किया उनको करने की जरूरत है। कोई मुझे ये आंकड़े दिखा के कहे कि अरे सब तो अच्छा है, इतनी ग्रोथ है, तो आप क्यों और बदलाव की मांग कर रहे हैं? तो ये समझने वाली बात है कि आप इतने बुरे दौर से निकले कि थोड़ा भी हो रहा है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी तो यहां से डबल होगा तब आप ट्रेंड रेट पे लौटेंगे। डबल नहीं तो हाँ, अगर 50% भी और हो जाए तो मेन थिंग है, आई थिंक हाउसिंग की कैसी चीज है प्रदीप, वो धीरे धीरे बढ़ेगी ना। तो एक तरह से जब ट्रेंड ऊपर का चल गया, आई थिंक 2-3 क्वार्टर में बहुत जल्दी पकड़ आ जाती है, एक क्वार्टर में नहीं होता। अब पिछली बारी 2008 में जब लीमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ था, 2-3 क्वार्टर्स कम थे, पर तीसरे चौथे क्वार्टर के बाद में जब बिजनेस आनी शुरू हुई, उसके बाद आना शुरू होता है और फिर स्टेबलाइज होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आपके आंकड़े दरअसल थोड़े से और ज्यादा बेहतर लग रहे हैं जितनी की इंडस्ट्री की हालत है? क्योंकि हम DHFL के बारे में जानते हैं, एक दो और भी होम फाइनेंस कंपनीज है जिनको दिक्कतें हुई, तो वहां के लोग दरअसल यहां आ गए। ओवरऑल इंडस्ट्री अभी भी सिंगल डिजिट में या शायद मिड सिंगल डिजिट पे ही है। थोड़ा बहुत हाँ, एक दो कंपनीज के बारे में जो आप यूर अलूडिंग टू, डेफिनेटली, पर इतना नहीं है। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, सच्ची में एक आध जो कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगी इस शो पे, पर वो ज्यादातर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज कर रहे थे, ठीक है। हाउसिंग लोन का नाम लिया तो मैं ले लेती हूँ कि यस, DHFL जो मतलब उनका थोड़ा हाउसिंग में ज्यादा था, डेफिनेटली उनकी जो मार्केट शेयर है वो दूसरे लोगों के पे गई है, but that has gone to State Bank, that might have gone some bit to us, some bit to ICICI. उसका कारण नहीं है, क्योंकि वैसे भी उनकी जो एनुअल या जो डिसबर्समेंट्स होती थी इतनी ज्यादा नहीं थी। ऑनेस्टली सच्ची में अगर आप देखेंगे, सच्ची में चेंज आया है, लोग बाहर जा रहे हैं, घर खरीद रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट मार्केट शेयर मूविंग टू सम अदर पीपल, इट इज द मार्केट, डेफिनेटली। तो आप काफी एक ऑप्टिमिस्टिक तस्वीर बता रही हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक और जो स्ट्रेस का साइन मुझे दिख रहा है, कंट्री के आंकड़े तो सुने होंगे कि हमारी पॉपुलेशन और मिडिल एज पॉपुलेशन, मिडिल एज नहीं, आई वुड से 30-35 इयर्स ओल्ड की पॉपुलेशन अभी इतनी है, 60-65% हमारे लोग उस उम्र में हैं। हमारी हाउसिंग मॉर्गेजेस टू GDP इतनी कम है। बाकी कंट्रीज जो हमसे बहुत छोटी हैं उनकी हमसे डबल है, हम 10-11 पे है, वो लोग 22-25 पे है। तो नीड और रिक्वायरमेंट तो बहुत है। इट्स जस्ट दैट इट हैज टू बी, एवरीथिंग हैज टू कम टुगेदर, इट हैज टू इंक्लूसिव। तो जब अब हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं इस समय बजट के पहले कि क्या सरकार को और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, एक और जो स्ट्रेस का साइन है, देखिए अगर मैं फिर से आप ही के आंकड़े बताऊं तो 1.33% पे ग्रॉस NPA थे साल भर पहले, और अब वो हो गए हैं 1.8 के ऊपर। तो स्ट्रेस वहां भी आ रहा है। जो आप कह रही हैं बड़ी ब्रॉड डेमोग्राफी की बात है, लेकिन घर खरीदना अपने आप में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। तो क्या आप ये कहेंगी कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए और हाउसिंग सेक्टर के लिए जो स्पेसिफिक चीज़ है वो तो अपनी जगह है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और लोगों को एक सर्टेनिटी आगे मिले, उसके लिए इस बार सरकार को बजट में और उसके बाहर भी कुछ करने की जरूरत है? देखिए, अगर आप सिर्फ एक तरह से बिल्डर्स की तरफ से देखिए, एक तो जो GST है, अगर ये GST अभी मकान अगर बन गया, खड़ा हुआ हो, तो उसके ऊपर GST नहीं होती, जीरो GST। अगर मकान अंडर कंस्ट्रक्शन हो और अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं हो तो 5% है GST, और अगर अफोर्डेबल हाउसिंग हो, वो 60 स्क्वायर मीटर से कम हो, तो उसके ऊपर 1% है। अगर गवर्नमेंट वो GST जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको भी जीरो कर दें, बेशक 5-6 महीने के लिए, आई थिंक उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। पीपल विल बी इंटरेस्टेड। अभी भी जो मैंने इतनी बातें बोली आपको, लिक्विडिटी है, ये है, सब है, पर अभी भी बिल्डर्स को पैसा मिलने में दिक्कत आ रही है। प्रदीप, आपने तो देखा होगा, दिल्ली के बाहर जाओ, मुंबई जाओ, कहीं भी जाओ, इतने सारे घर खड़े हुए हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं। और कई तो है कि उनको लिटरली, जिसको बोलते हैं ना, लास्ट माइल फंडिंग चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स हैव बीन सोल्ड, पर लोग पे नहीं कर रहे। क्यों नहीं पे कर रहे? क्योंकि वो देख रहे हैं कुछ तो यहाँ बन नहीं रहा, हम क्यों अपना पैसा दें। जरा सा बिल्डिंग अगर शुरू हो जाए
तो जो इंस्टॉलमेंट्स लोगों ने उनको बिल्डर को पे करनी है वो देंगे और मकान पूरे हो जाएंगे, लोगों को घर मिल जाएगा। पर वो जो लास्ट माइल फंडिंग है प्रदीप, इतने सारे डेवलपर जिनको अभी वो पैसा नहीं मिल रहा, तो जो मैं लिक्विडिटी की बात आपसे पहले कह रही थी, जो अभी इकोनॉमी में है उससे हमारे रेट्स कम हुए हैं, फिर भी जो हमारे डेवलपर्स हैं उनको अभी ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा नहीं मिलता। तो उसके लिए 2-3 चीजें कर सकते हैं प्रदीप। एक तो क्या कर सकते हैं, एक तो उन्होंने एक ये फंड बनाया गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम 25,000 करोड़ बोला था हम रखेंगे अलग से, और हम फंड बनाएंगे, उसमें से 12,500 करोड़ का फंड बन चुका है। पर उसमें भी शुरू हो गए हैं, केसेस जा रहे हैं, हमें मालूम है, वी कीप इन टच टू अंडरस्टैंड। पर अभी डिसबर्समेंट्स अभी इतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। डिसबर्समेंट्स होंगे तो बिल्डर कंप्लीट करेगा। अभी बाकी का 12,500 करोड़ का फंड और बन सकता है। मेरे हिसाब से इस तरह के 4-5 फंड्स की जरूरत है आज। ऐसे फंड्स आएंगे, बिल्डर्स को पैसा मिलेगा। एक और चीज, वो थोड़ा सा मतलब आरबीआई या गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अब अगर एक प्रोजेक्ट है जिसमें फर्ज करिए एचडीएफसी ने लोन दिया है और एचडीएफसी का लोन अभी एनपीए हो रहा है या हो जाएगा, तो थोड़े पैसे चाहिए। अगर एचडीएफसी उस प्रोजेक्ट में वो जो थोड़ा पैसा उसको चाहिए दे, उसी दिन जिस दिन हम वो देंगे उसी दिन वही पैसा एनपीए में ऐड किया जाता है। तो मतलब अगर एचडीएफसी अपने एनपीए को दे रही है और पैसा कि भाई किसी तरह से ये बिल्डिंग खत्म हो जाए, ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए और रहने लगे, द न्यू मनी दैट वी गिव और राइट अवे इन द बिगनिंग इज एन एनपीए। चलो अगर कोई और बैंक आता है, फर्ज करो स्टेट बैंक आता है, और स्टेट बैंक या कोई भी आईसीआईसीआई, फिर भाई इस प्रोजेक्ट में तो है माल, अगर हम थोड़ा पैसा दे देंगे प्रोजेक्ट भी बन जाएगा, लोगों को घर भी मिल जाएंगे। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. हमारा पैसा, द सेकंड लेंडर का पैसा वापस आ जाएगा और हो सकता है जो फर्स्ट लेंडर है उसका भी पैसा वापस आ जाएगा। तो व्हाई नॉट लेंड? ओके, देयर सो मेनी प्रोजेक्ट्स प्रदीप दे लगे, पर जो भी नया बैंक आएगा उसका भी वो पैसा उसी दिन एनपीए हो जाएगा। ये बात इसलिए भी इस वक्त काफी रेलेवेंट लगती है रेणु जी, क्योंकि 3 महीने पैसा नहीं आया तो एनपीए हो जाएगा, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। लेकिन इस समय आप देखिए कोविड की वजह से कई इंडस्ट्रीज हैं जिनमें 3 महीने क्या 6 महीने तक बिल्कुल काम नहीं हुआ है, कोई कैश फ्लो नहीं है। कई इंडस्ट्रीज में तो आप कह सकती हैं 9 महीने हो रहे हैं जबकि अभी भी कैश फ्लो नहीं है। तो क्या इस डेफिनेशन में छूट देने की जरूरत आपको नहीं है, खासतौर पे तब जबकि 2022 तक सबके लिए पक्का घर बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसको पूरा करने के अंतिम चरण में अब हम पहुंच रहे हैं। क्या है इससे जुड़ा हुआ अनुभव, ये जानेंगे ब्रेक के उस पार। स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। हमारे साथ एचडीएफसी लिमिटेड की एमडी रेणु सूद करनाथ बनी हुई हैं और हम बात कर रहे हैं कि बजट में क्या कुछ किए जाने की उम्मीद बैंकिंग, हाउसिंग फाइनेंस और रियल एस्टेट सेक्टर को है, जिससे एक खास तौर पे जुड़ी हुई हैं। रेणु जी, हम जब भी सरकार की योजनाओं की बात करते हैं, मैं पिछले 20 साल से जर्नलिज्म में हूं तो मैं लगातार रिपोर्टिंग करता हूं, तमाम योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बता सकता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने बेनिफिशियरीज मुझे हर हफ्ते 15 दिन में मिल जाते हैं, जो लोग मुझे कहते हैं कि भाई हमने पीएमएवाई स्कीम में लोन लिया और घर बनाया। किसी भी सरकारी योजना के इतने बेनिफिशियरीज मिलना फेस टू फेस एक आदमी को बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बहुत ही कामयाब योजना रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि 2022 तक 2 करोड़ मकान का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा? ये 2022 तक तो शायद थोड़ा मुश्किल है, पर अगर प्रदीप 2022 तक मकान इतने जो इतनी सारी स्कीम्स प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंतर्गत अनाउंस की गई हैं और स्टार्ट हो जाए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए, 22 तक नहीं होगा तो 23-24 तक हो जाएगा, पर हो जाएगा। बट आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे हिसाब से जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम बनाई है पीएमएवाई के अंडर, आई थिंक उससे अच्छी स्कीम और उससे इफेक्टिव स्कीम आई थिंक आई हैव नॉट सीन एनीवेयर। 2 कारण है उसके। एक तो जिस तरह से गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया है,
यू नो यू डोंट हैव टू रन अराउंड कि मुझे सब्सिडी मिले ना मिले। एक तरह से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, वो सारा काम हम पे छोड़ दिया। ये तो श्रेय जरूर हम फिर आपके जैसे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट्स को भी देंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये शायद एक ब्लूप्रिंट है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आप इस तरह की योजनाओं को अगर इंप्लीमेंट करें तो टारगेट बेहतरीन होगा, क्योंकि बहुत Please subscribe the channel and press bell icon for notification. सक्सेसफुल स्कीम है। आपके लिए प्रॉफिटेबल भी है ये? हमारे लिए क्या है कि नॉर्मली जो CLSS की सब्सिडी है वो 2.3 लाख से 2.68 लाख के करीब है। तो दिस इज द हाईएस्ट दैट यू कैन गेट। तो जिसकी भी जो एलिजिबिलिटी होती है गवर्नमेंट वो पैसा हमें दे देती है। उस पैसे को हम कस्टमर के प्रिंसिपल में से निकाल देते हैं। तो हाँ, एक तरह से आप बोलोगे कि जो हमने प्रिंसिपल सोचा था इनको 10 साल के लिए हमने इनको 18 लाख का लोन दिया है, तो वो 10 साल के लिए हमारा लोन 16 लाख का हो जाता है। बट कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बिकॉज गेटिंग द बेनिफिट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और हमारे एक्चुअली कस्टमर स्ट्रॉन्गर हो गया, क्योंकि उसकी जो लोन क्या भार था उस पे वो 2.5 लाख से कम हो गया। सो ही एक्चुअली बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर कस्टमर फॉर अस। तो ये विन विन सिचुएशन है। लेकिन देखिए MIG की जो डेडलाइन है वो पूरी हो जाएगी, यानी सनसेट क्लॉज आप कह सकती हैं मार्च के बाद। क्या आपको लगता है कि इसको बढ़ाने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल। मैंने तो किसी अभी रिसेंटली कोई वो हुई थी, आजकल तो सब कुछ वीडियो पे होता है, तो हरदीप सिंह पुरी जी से भी, मिनिस्टर साहब से भी कहा था इसको बढ़ा दीजिए, तो उन्होंने कहीं नोट तो किया है। तो मेरे हिसाब से मिडिल MIG वाली बढ़ा देंगे और देनी चाहिए भी, बिकॉज अभी मोमेंटम शुरू हुआ है और इस मोमेंटम में मिडिल इनकम इंडिया आके घर खरीद रही है। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट, आई फील कर देंगे, बट लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अभी तो हम तो एक और भी कह रहे हैं, जैसे 80C है, सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स है, वहां आप सेविंग्स करते हैं तो आपको सर्टेन बेनिफिट मिलते हैं 2 लाख तक के, और उसमें प्रोविडेंट फंड भी होता है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं वो भी होता है। तो हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ सालों तक कि जो इट्स अ 2 लाख, द लिमिट इज 2 लाख, कि हाउसिंग के लिए आप एक अलग लिमिट बना दे 2 लाख की, और देखिए फिर कितना फर्क पड़ता है। और टाइम बाउंड बनाइए। हमने ये देखा है जो भी चीज टाइम बाउंड होती है ना, उसमें जो पीपल इंटरेस्टेड आर देन थोड़ा सा नज टू गो एंड टेक डिसीजंस फास्टर। ये तो सही बात है। उम्मीद करें कि सरकार इस पे जरूर कदम उठाए। कोई और बात जो हमारी चर्चा में रह गई हो जो आप वित्त मंत्री से कहना चाहेंगी? कोई आपके आइडियाज? तो एक तो ये जो है ना, हमारे थोड़ी टैक्स बेनिफिट्स हैं। एक है रेंटल हाउसिंग। अगर आप मकान बनाएं और आप इंटरेस्ट पे करते हैं, पहले क्या होता था, जो भी इंटरेस्ट पे करते थे, जो रेंट आता था उसके अगेंस्ट यू कुड सेट इट ऑफ और आपको टैक्स बेनिफिट मिलता था। हाल ही में कुछ सालों में उन्होंने उसको घटा दिया है, दे गॉट अ लिमिट ऑन इट। आवर रिक्वेस्ट इज, टुडे इंडिया नीड्स, प्रदीप, जितना हमें होम ओनरशिप चाहिए उतना ही हमें रेंटल हाउसिंग चाहिए। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं जॉब्स के लिए। कोई साउथ का बंदा नॉर्थ में नहीं घर खरीदना चाहता, नॉर्थ का बंदा साउथ, दे गो एंड वर्क बट दे ऑल वांट टू कम बैक होम। इट्स सच अ बिग कंट्री। तो हम किस तरह से रेंटल हाउसिंग को हमको बढ़ाना है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। एंड रेंटल हाउसिंग, आई थिंक इफ यू सी इन एनी कंट्री, आप सिंगापुर देखिए, चाइना देखिए, फर्स्ट ओनरशिप लोगों का एकदम नहीं होता। यू डोंट गो एंड बाय दैट हाउस। आप पैसे बचाते हो, आपको अपनी ओन कंट्रीब्यूशन बचानी है। रेंटल हाउसिंग एज अ मीन्स, इवन फॉर इनकम। देखिए क्या होता है प्रदीप, अपनी कंट्री में देखिए, हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी तो है नहीं कि हमारे पास नौकरी नहीं हो या कुछ नहीं हो। बहुत कम जॉब्स हैं जहाँ पेंशन होती है। मोस्ट पीपल ऑलवेज हैव अ हाउस फॉर देमसेल्व्स, और एक और जो घर है उससे रेंट आता है, उससे वो अपनी नॉर्मल डे टू डे जिंदगी, they use it as for their day to day expenses. तो इस तरह से अगर रेंटल हाउसिंग को आप एक बढ़ोतरी देना चाहते हैं, तो you should do some things where people are then attracted to go and buy. पहले तो क्या होता था, we used to have issues under law. अगर आपने रेंट पे घर दे दिया तो हमारे जो लॉस थे ऐसे थे कि अगर टेनेंट नहीं निकला तो you were stuck. But last 2 years, tenancy reforms भी हुए हैं। तो अब ऐसा पॉइंट इन टाइम है कि people will buy to rent, जिसको बोलते हैं buy to rent, which means that you're getting a
flow of income for yourself. So I think some of the things that the government can go back and revisit, especially on rental housing, is कि अगर आपने लोन लिया हो और आपको इंटरेस्ट का सेट ऑफ मिल जाए उस रेंटल इनकम से, आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर गवर्नमेंट करे तो रेंटल में बढ़ोतरी होनी चाहिए। एक और आखिरी चीज है, अब देखिए इन दिनों हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो तमाम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, फंड्स हैं, वो ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह लाते हैं और एक ESG के तहत वो निवेश करते हैं। चूंकि इस सेक्टर को बहुत ज्यादा बड़े इक्विटी की, कैपिटल की, डेट और इक्विटी दोनों की ही जरूरत है। क्या आपको लगता है इस दिशा में भी कुछ किया जा सकता है ताकि ज्यादा फंड अट्रैक्ट किए जा सके, सिलेक्ट पॉकेट्स में एटलीस्ट, जो इन तमाम मानदंडों पे खरे उतरे? जहां हम लोन्स देते हैं ऑफिसेज के लिए, और ऑफिसेज का जो रेंट आता है वो हमारे पास आता है और उससे हमारा लोन पे ऑफ होता है, इसको वी कॉल इट लीज रेंटल डिस्काउंटिंग। उसमें जितनी हमने बिल्डिंग्स की हैं वो बहुत की हैं अक्रॉस द कंट्री। 75% हमारी आर रेटेड आइदर ग्रीन और प्लैटिनम, और वो लीड्स रेटिंग, वो कितनी रेटिंग, कोई ना कोई रेटिंग है। हाउसिंग में इतनी नहीं है, आई हैव टू एडमिट। हाउसिंग में अभी तक हमारा कुछ नंबर है, कोई 40,000 करोड़ के करीब होगा, बट अभी कम है। बट हाउ टू एनकरेज इवन इंडिविजुअल्स हु बिल्ड, क्योंकि अभी भी इन इंडिया ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम आर फ्लैट्स, तो आप ज्यादातर डेवलपर से ही डील कर रहे हो, पर सेकंड और थर्ड टियर सिटीज में यू आर सीइंग इंडिविजुअल्स आल्सो बिल्ड, अपनी लैंड लेते हैं और उस पे बनाते हैं, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग टू सी हाउ वी कैन एनकरेज दैट। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी अपेक्षाएं बजट में पूरी होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.